अपनी साइड को। गांव से हमें शहर में खेलने आने पड़ता था डेली, लेकिन मेरे पास कोई कन्वेंस कुछ भी नहीं था, इवन किराया भी रोज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैं मतलब इतनी फाइट करके खेली हूँ, शायद मैं वो स्टोरी बताऊंगी तो मेरे को लगता मैं कैसे खेल पाई हूँ। हमारे 3 व्हीलर जाते थे, उनमें 2-2 रुपये किराया लगता था, 5-5 रुपये लगते, रोज़ घर वालों से मांगते तो हमारी हॉकी छुड़वा लेते। लेकिन सब लड़कियों के साथ प्रॉब्लम आती थी, वो घर वाले जाने नहीं देते थे टीम में से। किसी के घर वालों को मास्टर जी मना के आते थे, भेज दो लड़की को, हाथ जोड़ लो, ऐसे रिक्वेस्ट करके टीम पूरी करके लेके जाते थे। फिर प्रॉब्लम आ जाती थी किराए की, इन सब चीज़ों की। फिर भी कोई ना कि गांव में आप जानते हो स्पोर्ट्स का बहुत शौक होता है, कोई सरपंच है या कोई भी थोड़ा बहुत किराया दे देता था, या किसी घर से दूध आ जाता था, इस टाइप से उसको खिला पिला के बच्चों को तैयार कर लेते थे और ले जाते थे। हमारे एरिया में जो शादी लड़की की हरियाणा में थोड़ा जल्दी कर लेते हैं टाइम से पहले ही, और घर वाले ने पहले ही बोला हुआ था भाई ये एशियन गेम्स खेल के अब तू कैप्टन भी बन ली, मेडल भी आ गया, अब तो तेरी शादी करेंगे। क्योंकि वो इतना छोटा था जब मैं दोबारा प्रैक्टिस कर रही थी इंडिया टीम के लिए, तो वो मेरे को लगा 1.5 महीने का था। तब मेरे फादर इन लॉ जो है ना, वो उसको घर के पास ही ग्राउंड होता था, वो जैसे ही ऑफिस से आते मेरे फादर इन लॉ उसको ग्राउंड में लेके आ जाते थे, बोलते चल तेरी मम्मी को प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे। तो उसने पैदा होते ही ग्राउंड देखना शुरू कर दिया था, तो उसकी अंदर सारा ही हॉकी का ही वो बसा। कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो कॉमनवेल्थ में, ऐसी लड़की जो मैरिड हो और बच्चे की माँ हो, क्योंकि वही चीज़ सेम हम रेलवे कैंपों में ये सब करते थे, तो हम लोग को इतना अच्छा लगा। सेम बिल्कुल। मैंने बोला कुलदीप देखो हॉकी ग्राउंड में भैंस चल रही है भाई, हमें हॉकी में काम करना चाहिए। इन्होंने बोला कहाँ लड़कियों में तू काम करे, क्योंकि सोनीपत में बॉयज़ की टीम बहुत अच्छी होती थी, लड़कों का अच्छा वो था यहाँ सोनीपत में। तो इन्होंने बोला लड़कियों में काम करना बहुत। आप ये देखना उस ग्राउंड में सिर्फ हॉकी नहीं सिखाती मैं, उस ग्राउंड बच्चों को डिसिप्लिन में रहना, लड़कियों को कैसे रहा जाता, कैसे उनको टैकल करना, उनको मैं हर चीज़ सिखाती हूँ उस ग्राउंड में। नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूँ स्पोर्ट्स गांव में। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अर्जुन अवार्डी फॉर्मर इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन प्रीतम सिवाच से। आप लोगों ने चक दे इंडिया देखी होगी, तो जो चक दे इंडिया है वो 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल की सक्सेस स्टोरी पे बनी है। प्रीतम सिवाच उस टीम की प्लेयर थी और उस टाइम ये मैरिड थी और एक माँ थी, और 2002 में एक मैरिड लड़की का खेलना और माँ बन के टीम में खेलना ये एक बहुत बड़ी बात थी। आज भारत चेंज हो रहा है, लेकिन उस टाइम वो सुविधाएं और वो सोच नहीं थी। बट प्रीतम सिवाच ने समाज से लड़ा और देश के लिए कंट्रीब्यूट करती रही रेगुलर। और उसके बाद 2004 से इन्होंने कोचिंग शुरू करी, और कोचिंग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करी। उस कोचिंग की वजह से एक वुमेन एम्पावरमेंट हुई है सोनीपत शहर में। बहुत ही गरीब घर की लड़कियां जो हैं उन्हें हॉकी की वजह से एक अच्छी ज़िंदगी मिली है। और जो टोक्यो ओलंपिक्स में उनकी 3 स्टूडेंट्स नेहा गोयल, निशा वारसी और शर्मिला, 18 की टीम में 3 प्लेयर प्रीतम सिवाच की हैं। प्रीतम जी आपका स्वागत है स्पोर्ट्स गांव में। थैंक यू। तो प्रीतम जी, अगर बात करें कोचिंग से पहले आपके खुद के प्लेइंग करियर की, तो जो उस टाइम आपको फैसिलिटीज़ मिलती थी और आज है, तो उस टाइम एक समाज से भी लड़ना पड़ता था कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मैंने बहुत संघर्ष किया है सौरभ। पहले जो है मैं गांव से बिलोंग करती थी, आज जिसको गुड़गांव के नाम से जाना जाता है, भाई एशिया का नंबर 1 शहर है, वो उस टाइम कोई सुविधा उस गांव में नहीं थी। झाड़सा गांव से बिलोंग करती हूँ, और गांव से हमें शहर में खेलने आने पड़ता था डेली, लेकिन मेरे पास कोई कन्वेंस कुछ भी नहीं था, इवन किराया भी रोज़ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैं मतलब इतनी फाइट करके खेली हूँ, शायद मैं वो स्टोरी बताऊँगी तो मेरे को लगता मैं कैसे खेल पाई हूँ। इस टाइप की मेरी स्टोरी रही है वहाँ की। क्योंकि घर वालों के पास उतना नहीं था। ऑटो जाते थे, हमारे 3 व्हीलर जाते थे, उनमें 2-2 रुपये किराया लगता था, 5-5 रुपये लगते, रोज़ घर वालों से मांगते तो हमारी हॉकी छुड़वा लेते। मतलब ऐसी चीज़ें हमारे साथ आती थी। फिर उसके बाद जब हमें किराया के पैसे मिलते थे तो हम सोचते थे कुछ खा भी ले रास्ते में, क्योंकि घर पे जाके तो वही सब्जी रोटी मिलती थी।
तो हम लोग रास्ते में भुट्टा ले लेते थे और दो दो शेयर करते थे, चलो ये खा के चलते हैं। मतलब इस टाइप का संघर्ष हमारे उसमें रहा है। रास्ते में पानी पीते आते, कोई साइकिल पे दिख जाता उसको हम बोलते थे अंकल बैठा लो, भैया बैठा लो, ताकि घर तक। तो कौन से साल में आपने हॉकी शुरू की थी? मैंने 86 में स्टार्ट की। तो जो आपने 86 में की थी, आज से 37 साल पहले, तो उस टाइम हरियाणा में तो आज भी लड़कियों को रूरल एरियाज़ में उतनी सुविधाएं नहीं है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो उस टाइम तो बहुत ही मुश्किल होता होगा कि गांव वाले भी भाई लड़की जाके खेलेगी और जो वुमेन हॉकी की ड्रेस है, शॉर्ट्स पहननी है या भाई स्कर्ट है, तो बड़ा मुश्किल रहता होगा। उस टाइम क्या था, मेरे स्कूल में ही टीम थी। सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम हमारे गांव में टीम अच्छी होती थी, कबड्डी की, हॉकी की, गांव एरिया में खिलाते थे स्कूलों में। पीटीआई था हमारा, कोच ताराचंद जी मास्टर जी थे, वो प्रैक्टिस कराते थे। सूट में ही हम लोग प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन धीरे धीरे वो हमारे मास्टर जी बहुत फाइट करते थे हर चीज़ के लिए। तो वहाँ स्कूल से हम लोग को बाहर जाना होता था, तब उनके साथ परेशानी आती थी। मेरे तो फिर भी चलो घर वाले, मेरा बड़ा भाई पहलवान था, मतलब थोड़ा स्पोर्ट्स माइंडेड फैमिली थी। लेकिन सब लड़कियों के साथ प्रॉब्लम आती थी, वो घर वाले जाने नहीं देते थे टीम में से। किसी के घर वालों को मास्टर जी मना के आते थे, भेज दो लड़की को, हाथ जोड़ लो, ऐसे रिक्वेस्ट करके टीम पूरी करके लेके जाते थे। फिर प्रॉब्लम आ जाती थी किराए की, इन सब चीज़ों की। फिर भी कोई ना कि गांव में आप जानते हो स्पोर्ट्स का बहुत शौक होता है, कोई सरपंच है या कोई भी थोड़ा बहुत किराया दे देता था, या किसी घर से दूध आ जाता था, इस टाइप से उसको खिला पिला के बच्चों को तैयार कर लेते थे और ले जाते थे। और उस टाइम आपका रिकॉर्ड था कि आप सबसे छोटी उम्र की लड़की जिसने इंडिया की सीनियर टीम में जगह बनाई थी। कौन से साल की बात है? मैंने 90 में जब कैम्प में आए, हमारे महाराज किशन कौशिक अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने जो है मेरे को 91 का जो नेशनल हुआ था वहाँ पे गुड़गांव में हुआ था। वहाँ पे मैं 10th क्लास में थी, 9th पास की थी, 10th में ऐसी कुछ थी। तो मैं वहाँ टूर्नामेंट में सीनियर नेशनल में खेली थी, हरियाणा टीम की कैप्टन थी, और मैंने सबसे ज़्यादा गोल किए थे। और मैं वहाँ से टॉप स्कोरर सेलेक्ट हुई थी, और मुझे बेस्ट प्लेयर की मोपेड मिली थी, जो देवीलाल ने मुझे दी थी उस टाइम। 91 में मुझे मोपेड मिली। और फिर तो मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, मुझे खुद नहीं पता लग रहा था भाई मेरे को, मैंने मतलब मुझे गोल तो मेरे को पता था मैंने किया, भाई मेरे को किसने सेलेक्ट किया, तो क्या वो तो बल्कि ऐसा था कि आपके ख्वाबों को एक बिल्कुल पंख लग गए हो कि मोपेड अब जहाँ मर्जी जाएं। उस टाइम तो देखो मोपेड बिल्कुल कार के बराबर होती थी, और मुझे चलानी भी नहीं आती थी। और मेरा भाई फटाफट आ गया, बोलता मैं चला के लेके जाऊँ। तो मुझे बहुत खुशी उस टाइम में हुई थी कि मुझे मोपेड मिल गई जाने के लिए। और फिर अगर हम अब 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करते हैं, तो आपकी शादी कौन से सन? 99 में। और फिर आप माँ बनी। तो माँ बनने के बाद खेलना और 2002 के टाइम में, तो वो कितना आपके लिए संघर्षपूर्ण रहा? मेरे लिए सौरभ शुरू से लास्ट तक संघर्ष ही रहा है, क्योंकि फिर जब मैं 98 में एशियन गेम्स में मैं कैप्टन थी, और उस दौरान 82 में हमारा गोल्ड आया था, उसके बाद मेडल नहीं आया था। तो 98 की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। यस, बहुत अच्छी रही थी। उस टाइम मैं टीम की कैप्टन थी, और मतलब खेले हम वहाँ, बहुत फाइट से हमने मेडल लिया, और 13 साल बाद हमारा विमेंस का मेडल आया था, और उसके बाद ही मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था। बहुत टाइम के बाद विमेंस को किसी को दिया नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद मेरा 98 में कौन सा मेडल था? 98 में हमारा सिल्वर मेडल था एशियन गेम्स में। यस, और वहाँ की मैं एशियन गेम्स की टॉप स्कोरर रही थी। तो इसलिए मुझे आते ही जो है हमारे को अर्जुन अवार्ड मिल गया। उस टाइम में अर्जुन अवार्ड के लिए भी हमें नहीं पता होता था अर्जुन अवार्ड में कौन फॉर्म भरेगा, कौन दिलाएगा। पता लगा मुझे भाई अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, तो मेरे लिए बड़े खुशी के वो थे। लेकिन उसके बाद मेरा जो कैरियर है वो मैरिज का स्टार्ट हो गया। अब आपको पता है हमारे एरिया में जो शादी लड़की की हरियाणा में थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, टाइम से पहले ही, और घर वाले ने पहले ही बोला हुआ था भाई ये एशियन गेम्स खेल के अब तू कैप्टन भी बन ली, मेडल भी आ गया, अब तो तेरी शादी करेंगे। अब ये भी चिंता थी भाई शादी करेंगे। उस टाइम कितनी उम्र थी आपकी? उस टाइम मेरी 22 साढ़े 22 साल थी, 22 साल थी जब देख रहे थे शादी की बात कर रहे थे। उस टाइम आप इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन थी, एशियन गेम में मेडल आ गया था। तो उस टाइम घर वालों के लिए ये था कि लड़की है, तो उसका जो करियर, स्पोर्ट्स करियर से ज़्यादा शादी जरूरी है। वो ये सोचते थे कि हमारे हरियाणा में लोकल में क्या बोलते हैं, लड़की ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको लड़का अच्छा नहीं मिलेगा। फिर गांव वाले भी ये कहने लग जाते हैं और लड़की का से क्या करवा के छोड़ोगे, जल्दी शादी, मतलब ऐसे कुछ सुनने को मिलता था। लेकिन फिर भी चलो घर वालों ने, उनका काम था, फिर मैंने सोचा चलो करनी तो है ही। फिर जब मेरे घर वालों ने लड़का देख के बात की तो मुझे अच्छा लगा कि स्पोर्ट्स मैन ही है, चलो अगर मेरे को स्पोर्ट्स करना होगा तो मैं बाद में कर सकती हूँ। तो मैंने डिसीजन लिया, चलो घर वालों ने किया ठीक है। आप ही, और रेलवे में जॉब कब लग गई थी? रेलवे में जॉब में 92 में ही लग गई थी, जब मैं 17 साढ़े 17 साल की थी। काफी छोटी उम्र में, एज कम थी तो 2-3 महीने का एज का वो भी लिया था, हाँ स्पेशल रिलैक्सेशन हमें मिला था। तो फिर शादी हुई,
जल्दी माँ बने, हाँ बिल्कुल। तो फिर दोबारा खेलने का कैसे सोचा? खेलने का ऐसे सोचा था, शादी के पहले ही मेरी जब शादी हुई थी तो मैंने हस्बैंड से बात की कि भाई मैं शादी के बाद खेलूँगी, आप मुझे खेलने दोगे? तो उन्होंने बोला, एक्चुअली मेरे हस्बैंड की बैक पेन हो गई थी, उनको इंजरी हो गई थी, तो उनका स्पोर्ट्स छूट गया था, तो शायद उस टेस्ट का वो समझ सकते थे। जब मैंने उनसे बात रखी कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे खेलने दोगे, उन्होंने बोला खेलना, तू जितना मर्जी खेलना। तो वो मेरा शौक इसलिए उन्होंने पूरा किया, तो वो शायद नहीं खेल पाए तो समझ सकते थे खिलाड़ी की प्रॉब्लम। फिर मैंने शादी के बाद जो है मैं खेलती रही, एक टूर लगा के आई न्यूजीलैंड में, फिर मैं बेटा होया मेरे को बीच में, फिर बीच में मेरे को टेंशन हो गई कि भाई अब मेरे को बेटा भी हो, अगर मैं तो इंडिया टीम से बाहर होगी और मेरे तो अभी खेलने की जो कसक है वो तो रह ही गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, तू प्रैक्टिस करना, मैं तेरी प्रैक्टिस कराऊंगी। और मेरा बेटा 3 महीने का था और कॉमनवेल्थ का कैंप लगा हुआ था, तो मेरी जो फ्रेंड थी सीता और मनजिंदर, संदीप, सभी खेल ही रही थी। 2002 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात है, उसका कैंप था। उसका कैंप था और उससे पहले की बात है, 2000 की बात है जब बेटा हो गया था। तो मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया था और मुझे बड़ी चिंता हो गई। मैंने कहा मेरा वेट तो 74 हो गया, मैं कैसे खेलूंगी? और कितना होता था उस टाइम आपका वेट? मेरा वैसे खेलती जब 52 होता था और 22 किलो वजन हाँ, बढ़ गया। 22 किलो वजन बढ़ गया। और मैं उनको फ़ोन करती तो वो मेरे को हंसती देख के बोलते तू कैसे वापस करेगी। लेकिन उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया। उन्होंने मेरे को ये वर्ड बोले फ़ोन पे, मेरी फ्रेंड ने, सीता ने, कि तू अपने आप को फिट कर ले, तेरी टीम में बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो पेनल्टी कॉर्नर की टचिंग वगैरह थी मेरी बहुत अच्छी चीज़, जो जिससे मैं स्कोर करती थी, बोली उसकी रिप्लेस नहीं मिल रहा, तू प्रैक्टिस कर। और वो जो फिजियो था ना इंडिया टीम का, उससे एक्सरसाइज ले लेके मुझे देती रहती थी, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो आपका जो बेटा भी जूनियर इंडिया टीम में है, तो उसको मतलब बचपन में ही जो छोटा था तब से ही उसको हॉकी का पता लग गया था अपने आप? बिल्कुल, क्योंकि वो इतना छोटा था। जब मैं दोबारा प्रैक्टिस करी थी इंडिया टीम के लिए, तो वो मेरे को लगा 1.5 महीने का था। तब मेरे फादर इन लॉ जो है ना, वो उसको घर के पास ही ग्राउंड होता था, वो जैसे ही ऑफिस से आते मेरे फादर इन लॉ उसको ग्राउंड में लेके आ जाते थे, बोलते चल तेरी मम्मी को प्रैक्टिस करते हुए देखेंगे। तो उसने पैदा होते ही ग्राउंड देखना शुरू कर दिया था, तो उसकी अंदर सारा ही हॉकी का ही वो बसा हुआ। और जो 2002 की कॉमनवेल्थ गेम्स हुई तब आपका बेटा 7 महीने का था? बिल्कुल बिल्कुल। तो और उस टाइम आप अकेली लड़की थी टीम में जो मैरिड थी? हाँ, मैं अकेली थी। मैंने वापसी भी बहुत फाइट से की है सौरभ। वहाँ पे कोच ने, जो एक हमारे बंसल साहब कोच थे, उन्होंने कॉल किया कि प्रीतम की ज़रूरत है भाई, ऐसे ऐसे उसको कम बैक करना चाहिए। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। फिर मैं प्रैक्टिस करके हॉकी इंडिया से जो है मेल वगैरह किया, भाई मैं फिट हूँ, ऐसे है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरा फिटनेस टेस्ट लिया, मैंने अपना वेट कम किया। मैंने बहुत मेहनत की वेट कम करने के लिए। मैं 2 अपर पहनती थी और मेरे को मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, भाई हाँ ये कर वो कर। तो उससे मैं जो आज की अगर हम बात करें 2021 की, तो बहुत लड़कियां जो हैं मैरिज के बाद भी खेल रही हैं, माँ बनने के बाद भी खेल रही हैं। लेकिन 2002 में जो इंडियन टीम है किसी गेम की भी, तो उस टाइम शायद आप अकेली ही लड़की होंगी जो मैरिड भी थी और माँ भी बन चुकी थी, और उसके बाद भी जो है स्पोर्ट्स को परस्यू कर रही थी टॉप लेवल पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक मैं ही थी जो अपनी टीम में मैरिड थी, और मेरे को ये था कि मेरे को लड़कियों की सपोर्ट बहुत थी, कि मेरे को लड़कियां बहुत मोटिवेट। तो मेरे ख्याल से दूसरी किसी गेम में भी नहीं होगा किसी जो गेम में 2002 में कॉमनवेल्थ में? मेरे सर्कल में कोई लड़की ऐसी नहीं थी जो कॉमनवेल्थ में, ऐसी लड़की जो मैरिड हो और बच्चे की माँ हो, चाहे वो हॉकी नहीं, चाहे कोई किसी भी गेम अदर गेम में पूरे। और 2002 में आप लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट करी, पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता वुमेन्स हॉकी में। बड़ा मतलब एक बहुत मतलब परमात्मा ने लगाओ, हमने मेहनत तो बहुत की हुई थी, लेकिन हमें सच बताए, अब ऐसे बोल दे हमें गोल्ड की उम्मीद, ऐसा नहीं होता। हम ये सोच के गए थे हम बेस्ट 4 में आएंगे। तो जब हम वहाँ गए, हम लोगों को ये था ना, जब हम पटियाला कैंप में प्रैक्टिस करते सौरभ, हमारी नेचर थी, जो हमारा ग्रुप सब बहुत हार्ड वर्क करता, कोच भी चला जाता तब भी हम लोग प्रैक्टिस करते रहते। तो ऐसे ही कॉमनवेल्थ में गए, तो वहाँ पे हम लोग पहला, जैसे अभी मैंने और टोक्यो में लड़कियों का देखा, सेम सिचुएशन हमारी साथ हुई थी कि हम पहले मैच हार गए सारे, और लास्ट का हम एक कनाडा से जीते थे और एक मैच शायद ड्रॉ रहे थे। हम पूल में अपने में यही 4th 5th के लिए चले हुए थे, और सेमीफाइनल के लिए मतलब नॉकआउट स्टेज में आ गए थे। नहीं, उस टाइम ना ये रूल नया आया था कि 4 टीम एक पूल से लेने, लेकिन हम लोग को पता नहीं था। तो हम लोग तो मैच खेल के हारने के होने के बाद दूसरे दिन ऐसे ही खाना खा के अरे मायूस हो रहे थे। तो हमारे गुरदयाल सिंह भंगू कोच थे उस टाइम, उन्होंने टीम को बुलाया, बोले बेटे इधर आओ, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। हमने सोचे क्या खुशखबरी होगी, हार तो गए। उन्होंने नया रूल आया, ऐसे ऐसे 4 टीम एक पूल से लिया जाएगी, और हम 4th है, हमें एक मौका मिला। और हम लोगों को तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, और हम लोग को ये नहीं पता कि वहाँ से टॉप की टीम से खेलना, बस हमें ये था कि हमें क्वार्टर फाइनल खेलने का मौका मिल गया। तो आप अपने पूल में 4th थे हम अपने, और फिर जाके गोल्ड में कन्वर्ट हुए, और उधर की जो टॉप की टीम थी वो बहुत अच्छी टीम थी, उसके साथ हमारा क्वार्टर
फाइनल मैच हुआ, क्योंकि हमारे पूल में सारी टॉप की टीमें थी। जैसे टोक्यो सेम हमारे पूल में सेम थी, ऑस्ट्रेलिया था, ये सब हमारे पूल में ही थी। लेकिन हमारा उधर की टॉप की टीम से न्यूजीलैंड से हमारा मैच पड़ा था, तो उसके साथ हमने मैच खेला। और जो फाइनल खेले थे वो इंग्लैंड को हराया था, ग्रेट ब्रिटेन के साथ, और उनके ही घर में उनको हराया था। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ग्रेट ब्रिटेन की टीम आप यकीन करेंगे अभी भी अच्छी थी, लेकिन इससे फार बेटर थी उस टाइम टीम। मतलब हमने जब ऑस्ट्रेलिया का उसका मैच देखा ना, तो हम लोग ये सोच रहे थे इन टीमों को हम कैसे रोक पाएंगे। सच बात है, कमरे में जाके हम आपस में सीनियर बात कर रहे थे, भाई हम कैसे इन टीमों को रोकेंगे, पहुंच तो गए पर कैसे खेल लेंगे। और पहले दिन सेमीफाइनल जब हम जीत गए तो हम प्लानिंग कर रहे थे हम इंग्लैंड से कैसे कम गोल खाएं, ये हम प्लान कर रहे थे कैसे ग्रुप में इसको रोका जाए। जीतने की बात नहीं थी, जीतने की इसलिए नहीं थी क्योंकि हमें ये पता था हम उनसे, ठीक है हम खेल लेते, लेकिन फिर हमारे कोच ने जो है बड़ा अच्छा हमें गेम प्लान बताया कि कैसे खेलना और कैसे स्किल से मारना है, क्योंकि फिटनेस में और उसमें वो हमसे बेटर थे, हम नहीं मार सकते थे। तो गुरदयाल भंगू सर जो है ना बहुत इंटेलिजेंट कोच है इस चीज़ में, उन्होंने इतना अच्छा प्लान किया और उस प्लान में हम सफल भी रहे। मतलब एक हिस्ट्री बनी। और जब आप लोगों को ये पता लगा कि एक चक दे इंडिया मूवी बन रही है आप लोगों की सक्सेस स्टोरी में, तो वो कैसा लगा आपको? देखो बहुत दिन के बाद पहली बात तो हॉकी पे पिक्चर बनी, दूसरा वो भी विमेंस पे बनी, और वो भी तीसरा ये कि हमारी जो खुद की सीनियर लड़कियां जो हम करते थे चालबाजियां उसके अंदर वो सारी चीज़ डली, क्योंकि वही चीज़ सेम हम रेलवे कैंपों में ये सब करते थे, तो हम लोग को इतना अच्छा लगा। सेम बिल्कुल रूम सीनियर होने के थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन भी हो जाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज़ें जो हम लोग करते थे वही इस फिल्म में दिखाया था। और ये तो रहा आपका खुद का खेलने का सफ़र। उसके बाद आप 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक्स के क्वालिफायर हुए थे आप उसमें भी खेले, और तब आप 2 बच्चों की माँ थी। बिल्कुल। और फिर उसके बाद आपने कोचिंग भी शुरू करी, तो कोचिंग का कैसे आपको ख्याल आया? कोचिंग का ऐसा है, जैसे मैं 2004 में कॉमनवेल्थ के 2002 में खेल के आई, तो 2004 में हमने शुरू कर दिया था। मैं उस ग्राउंड में जाती थी, ग्राउंड था वहाँ पे, वो ग्राउंड का मतलब ऐसे ही था, सोनीपत में ही था, ऐसे ही था कोई इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास पार्क सा पड़ा जहाँ पे आपकी अभी भी सेंटर चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे ही पार्क सा था, उसमें कुछ लड़कियाँ आती थी, मतलब माहौल नहीं था इतना अच्छा। लेकिन मेरे हस्बैंड दोनों रोड पे जा रहे थे, मैंने बोला कुलदीप देखो हॉकी ग्राउंड में भैंस चल रही है, भाई हमें हॉकी में काम करना चाहिए। इन्होंने बोला कहाँ लड़कियों में तू काम करे, क्योंकि सोनीपत में बॉयज़ की टीम बहुत अच्छी होती थी, लड़कों का अच्छा वो था यहाँ सोनीपत में, तो इन्होंने बोला लड़कियों में काम करना बहुत मुश्किल है। अगर 2004 की बात करें और सोनीपत में लड़कियों को शायद उतनी मतलब कुछ सुविधा और उतनी फ्रीडम भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था उस टाइम। बेशक शहर में ही रहते थे, कहने को शहर में था, लेकिन शहर भी लोकल बिल्कुल गांव की तरह ही था। बहुत ज़्यादा लोग नहीं भेजते थे, बिल्कुल ऐसी लड़कियां आती थी जो बेचारी थोड़ी बहुत नज़दीक होती थी, गांव एरिया की तो आती भी नहीं थी लड़कियां वहाँ खेलने के लिए। तो आपका जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में ग्राउंड था, तो आसपास जो इंडस्ट्रियल लेबर है या जो वहाँ पे, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया नहीं था, तो वो लोग ही रहते थे कि जो बहुत ही गरीब घर से हैं या जिनकी माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। तो शुरू में लड़कियां जो थी बहुत नॉर्मल परिवार से आई, बहुत गरीब फैमिलीज़ की आती थी, 1-2 लोकल भी आती थी, लेकिन बहुत गरीब फैमिलियों की, मुझे तो सच बताऊं उनके घर का भी नहीं पता होता था, लेकिन वो देखने से पता लगता था ये बच्चे बहुत वैसे घरों से हैं जो खाना पीना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जज्बा बहुत था उनमें खेलने का, मतलब टैलेंट तो था। देखो कुछ भी नहीं मिलता था तब भी फाइटर थी। जब मैंने शुरू किया तो बहुत पहले जब स्टार्ट किया, आप यकीन करेंगे पहला टूर्नामेंट स्टेट चैंपियनशिप हुआ, उसमें मैंने ऐसे इकट्ठा किया लड़कियों को और हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। मैं खुद भी खेली थी, मैं खुद भी खेलती रही हूँ सोनीपत टीम में, बच्चे मोटिवेट रहे, ताकि बच्चे मोटिवेट रहे, उनको सपोर्ट मिलते रहे। कहीं से फाइनेंशियली कोई भी टूर्नामेंट कैश प्राइज होता था मैं कहीं नहीं छोड़ती थी, क्योंकि मुझे पता कि बच्चे वो इनाम जीत के लाएंगे तो बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा। तो हर टूर्नामेंट में खेलते। तब मैंने उन लड़कियों को देखा, पहली बार स्टेट चैंपियनशिप हम खेले और शाहबाद की टीम हमसे बहुत अच्छी थी, उस टाइम बहुत नाम था, तो उस टीम से हम लोग ड्रॉ रहे थे, और उसके बाद हम पेनल्टी स्ट्रोकों में हारे थे। मतलब उस टाइम स्टार्टिंग का मेरा ये जो और उन बच्चों के लिए हॉकी का अरेंजमेंट करना, जूतों का अरेंजमेंट करना, किट का, वो भी एक मुश्किल रहती होगी, बहुत मुश्किल रहती क्योंकि वो बच्चे खुद अफोर्ड नहीं कर पाते। बिल्कुल अफोर्ड तो वो आज भी नहीं करते और नहीं मैं करने देती हूँ, सब मैं अपने पास से करती हूँ। जैसे भी उनको करवाती हूँ, स्पॉन्सर दिलवाना या अपने पेमेंट्स पे देना, सब मैं उनका खर्चा पानी खुद उठाती हूँ, कहीं टीम भेजना सारा मैं खुद करती हूँ। तो उस टाइम तो ये समझ लो कि मेरे पास कुछ एक अंधेरा था, उसमें हमने दीपक जलाना था, ऐसा मतलब हम लोगों ने काम किया। और मेरे को ये भी डर था, मैंने शुरू तो कर दिया, पता नहीं सफल होएगा नहीं होगा, लोग बोलेंगे फिर, लेकिन मेरी फैमिली की मुझे इतनी सपोर्ट थी कि मैं वो काम तो आपका पहला आपको मतलब एज अ कोच
पहली इंटरनेशनल सक्सेस कब मिलेगी जब आपका स्टूडेंट कोई इंटरनेशनल में सेलेक्ट हुआ इंडियन टीम में, वो कब की बात है? सबसे पहले मेरी लड़कियां यहाँ से, किरण दहिया लड़की है जो इंडिया टीम में गई थी यहाँ से और जूनियर वर्ल्ड कप भी खेला। कौन से साल की बात है ये? वो खेला था मेरे को लगा 2010-11 में, 10-11 में, हाँ नहीं 10-11 में खेला उस लड़की, जब से वो कैम्प में है वो लड़की। तो बहुत मेरे को एक्चुअली इतना टाइम होने के बाद बहुत लेट मुझे रिजल्ट मिला सौरभ, वो इसलिए मिला क्योंकि बहुत सुविधाएं नहीं थी मेरे पास, जैसे ग्राउंड भी नहीं है, बच्चे भी डाइट वाइट है, बहुत सारी चीज़ें होती है खिलाड़ी के साथ, आपको तो ये कल्चर बनाने में भी टाइम लग गया क्योंकि हॉकी नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी इस एरिया में। बिल्कुल, क्योंकि इस एरिया में यहाँ पे लड़कों की टीम थी, लड़कियों की नहीं थी, उसके लिए भी मेरे को बहुत समय लगा। फिर हम दोनों ही काम करते थे और तो कोई था ही नहीं, मैं लगी रहती थी, मेरे हस्बैंड बाहर से सपोर्ट करते थे, हर चीज़ की प्रॉब्लम दिखती थी, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटी क्योंकि मेरी नेचर है, मैं जिस काम को करने लगती हूँ उसको करके छोड़ती हूँ। तो 11 से फिर लगातार आपके जो स्टूडेंट हैं इंडियन टीम में खेल रहे हैं? हाँ, 11 के बाद फिर मेरी लड़कियां, जब पहले 2 आई, फिर 2-3 लड़कियां और आई, फिर एक बार 4-5 हो गई जूनियर कैंप में, ऐसे कैंप मिलने लगे, लेकिन टीम का 1-2 खेलने के बाद फिर ब्रेक सा लग गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास एस्ट्रोटर्फ आ गया, जैसे सोनीपत में हुड्डा वालों ने लगाया, दूर बहुत है, नहीं पहले शुरू में टर्फ नहीं आया, पहले हम राई में जाते थे, दूर प्रैक्टिस करने जाते, दोपहर का टाइम हमें मिलता था, बिल्कुल दोपहर में 1 से 2:30 ऐसे टाइम पे हमें मिलता था, लेकिन फिर भी बहुत थैंक्सफुल हम राई स्कूल का कि हमें फिर भी ग्राउंड। कितना आपके ग्राउंड से राई स्कूल कितना दूर है? राई स्कूल कम से कम भी पड़ जाता होगा 8-10 किलोमीटर पे। तो वहाँ से फिर जैसे ऑटो लेके जाते थे या कैसे? हम ऑटो से जाते थे, एक बच्चे का 15 रुपये या 10 रुपये किराया लगता था, अपना ऑटो भर के जाते थे और प्रैक्टिस करके वापस आ जाते थे। तो कई बार बच्चों के पास किराया देने के पैसे नहीं होते होंगे? नहीं, अक्सर ही नहीं होते थे बच्चों के पास किराया देने के लिए, तो कुछ 1-2 बच्चे थे वो दे देते थे, बाकी का हम लोग मैनेज कर लेते थे। और टोक्यो ओलंपिक्स में जब आपके 3 प्लेयर सेलेक्ट हुई तो ये एज अ कोच एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन उस टाइम आपको एक कैसे लगा कि 2004 जब शुरू की थी और एक टोक्यो ओलंपिक्स में 3 प्लेयर होना एक ही सेंटर से? जब मैंने काम शुरू किया ना, मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते थे हम प्लेयर इंटरनेशनल वो बनाने के नहीं खेलते, हम इन बच्चों को तैयार करें ओलंपिक में मेडल दिलाने के लिए, क्योंकि हमारी शुरू से सोच ऊंची रही। क्यों ऊंची रही? क्योंकि मैं जिस लेवल पे खेली तो मैंने ये तो सोचना नहीं था स्टेट खेलना, स्कूल खेलना, मैंने यही सोचा था मैं ओलंपियन तैयार करना और मेडलिस्ट तैयार करना। और जो चीज़ आपकी मिसिंग है तो वो पूरी करनी है। बिल्कुल, जो मैंने मिसिंग किया है या जो मैं नहीं कर पाई, मैंने उन बच्चों को करवाया, और जैसे मतलब मैं फील करती थी वो उन बच्चों को नहीं होने दिया, क्योंकि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। अभी भी जैसे बच्चे खेल रहे तो मैं रोज़ उनको वीडियो कॉल करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको समझाती हूँ, उनको मोटिवेट करती हूँ, ये चीज़ें मेरे को नहीं मिल पाई। और मैंने ये सोचा था सौरभ मैं ओलंपियन नहीं हो पाई, लेकिन मैं ओलंपियन यहाँ तैयार जरूर करूँगी। जिस दिन मेरे ओलंपिक में बच्चे गए मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को ऐसा लगा मैं ओलंपिक में जा रही हूँ। और प्रीतम जी, आप खुद भी एक बहुत नॉर्मल परिवार से आती हैं, आपकी नौकरी लगी, शादी हुई, उसके बाद खेली, माँ बनने के बाद खेली, तो एक वुमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत बड़ी आप एग्जांपल खुद हैं। और आपने इस सेंटर में भी एक हॉकी के ज़रिए वुमेन एम्पावरमेंट करी। लगभग आपकी 30 लड़कियां जो हैं जो जॉब कर रही हैं, तो ये जो है हॉकी के ज़रिए अच्छी ज़िंदगी जीना, ये आपको किस तरह से लग रहा है कि इससे और लड़कियां जो मोटिवेट होकर आ रही हैं आपके पास? देखो, जो स्पोर्ट्स अब जैसे हम ग्राउंड चल रहे, सब बच्चे इंडिया के स्टार नहीं बन सकते, सब इंडिया नहीं खेलते, लेकिन एक स्पोर्ट्स करना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो सुबह शाम ग्राउंड में आ रही है, उनका मेंटल लेवल डेवलपमेंट हो रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा, वो लड़ाई झगड़ा सब चीज़ उस ग्राउंड में सीख के जा रही है। और आप ये देखना, उस ग्राउंड में सिर्फ हॉकी नहीं सिखाती मैं, उस ग्राउंड बच्चों को डिसिप्लिन में रहना, लड़कियों को कैसे रहा जाता, कैसे उनको टैकल करना, उनको मैं हर चीज़ सिखाती हूँ उस ग्राउंड में। तो इससे जो और लड़कियाँ, उनको ये सोचना चाहिए कि इतनी मतलब हर तरीके से उनको, हर तरीके से लड़कियों को एम्पावर कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरीके से मैं उन लड़कियों को सिखाती हूँ आपको कैसे लड़ना, कैसे करना, घर में कैसे काम करना। मैं खुद एग्जांपल देती हूँ अपना, क्योंकि मैं उनसे बड़ा एग्जांपल क्या उनके सामने। मैं खुद सारी चीज़ें करती हूँ, घर में काम करती हूँ, अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, उनको भी देखती हूँ, मैं रेलवे टीम को भी देखती हूँ, इंडियन रेलवेज़ को भी, अपना ऑफिस भी करती हूँ। तो मैं उनको बताती हूँ मैं कर रही हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो जब शुरू में आपके पहले बैच की लड़कियों की नौकरियाँ लगी और बहुत ही नॉर्मल परिवार से थे, तो उससे एक आपके सेंटर को क्या बूस्ट मिला? उस सेंटर को ये ना, पहले से हमारी लड़कियां कोई रेलवे में लगती नहीं थी, खासकर नॉर्दर्न रेलवे में तो लड़की हमारी हो ही नहीं पाती थी। नॉर्दर्न रेलवे में तो बड़े बड़े स्टार होते थे, हमारी जो स्टैंड बाय होते वो इंडिया के स्टार होते थे। तो जिस दिन मेरी पहली 2 लड़कियां जब नॉर्दर्न रेलवे में हुई तो उस दिन मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा अब यहाँ का रास्ता खुल गया।
तो वो पहली लड़कियां थी जिनकी नौकरी लगी? बिल्कुल, नॉर्दर्न नहीं, वो पहले नहीं थी, पहले लग चुकी थी, अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन नॉर्दर्न रेलवे में और रेलवे की टीम में जाना बहुत बड़ी बात था। तो उस दिन 2 लड़की लगी, तो हमारे पूरे ग्राउंड में ये लगा कि लड़कियों को एनर्जी मिल गई, उनको लगता था हम भी कल को आ सकते हैं इस जगह। जो आपकी 30-35 लड़कियों की नौकरियां लगी हैं स्पोर्ट्स की वजह से, हॉकी की वजह से, तो उनमें से ज़्यादातर बहुत ही नॉर्मल परिवार से हैं? बहुत ही नॉर्मल से भी, बहुत गरीब से भी हैं, ज़्यादा नॉर्मल भी हम नहीं कह सकते, ऐसे परिवारों से हैं। किसी एक लड़की है सविता, उसका फादर तो बुग्गी झोटा जो होता मट्टी डालता था घरों में, ऐसी है। 1-2 लड़कियां और हैं जो बिल्कुल ही उनके मतलब उसकी मदर काम कुम करती थी, इस टाइप से हैं। उन लड़कियों की जॉब लगी है, जैसे और भी बाद की लड़कियों की स्टोरी तो आपको पता ही है। वो जैसे नेहा गोयल है, तो वो बिल्कुल बिल्कुल उसका भी जो बचपन बड़ा डिस्टर्ब रहा, माँ को शायद घरों में भी काम घरों में भी काम किया, फैक्ट्री में भी किया, उसने खुद ने भी काम किया, उसने खुद उसके साथ ही घर तार लेके आती थी, घर बैठ के बनाती थी। लेकिन जब से ग्राउंड में आई हमें पता लगा हम उन बच्चियों को नहीं करने देते काम। और भी 1-2 लड़कियां, उनकी मदर झाड़ू पोछे करती थी, बच्ची को लेके आती थी, जैसे कहीं करी मैंने देख लिया, मैंने मना कर दिया, इस बच्ची को मत लेके जाना कहीं भी, भाई इसको खेलने दो आप, ताकि बच्चे को बुरा ना लगे। और बच्चा देखे तो ये लगता मेरी मदर काम करे, उसको आप करो, उसको ग्राउंड में भेजो, उसको कुछ भी चाहिएगा मैं दूंगी। और निशा वारसी भी बहुत नॉर्मल परिवार से? निशा वारसी भी बहुत ज़्यादा, निशा वारसी देखो नेहा की मदर से भी ज़्यादा उससे हैं, क्योंकि एक तो ये लड़की कई बहन थी, 3-4 बहनें थी, फिर फादर भी इसके बीमार हो गए थे, पैरालाइज अटैक भी हो गया था, तो ये लड़की भी खुद डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बच्चे पे हो ही जाती है जब नौकरी लग जाता। और इसकी पोस्टिंग भी इलाहाबाद रेलवे में थी, तो फिर इसका जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही फाइनेंशियली मुश्किल होती थी। लेकिन इसको हमने हमेशा मोटिवेट किया, बेटा तू खेल सकते, बहुत अच्छी प्लेयर है तू, कोई बात नहीं। और वहाँ टाइम टू टाइम मैं इनकी मैडम से बात करती रहती थी इलाहाबाद में भी। और 2018 एशियन गेम्स के बाद आपकी स्टूडेंट है नेहा गोयल, तो जो कैश अवार्ड मिला उसने अपना एक घर लिया खुद का। बिल्कुल बिल्कुल। और उस लड़की ने कि जिसने पहले बचपन में काम करना पड़ा, साइकिल के टायर की तारें लगाती थी, तो वो एक कितनी आपके लिए खुशी की बात थी? मेरे को आज बहुत खुशी होती है कि जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, सोसाइटी मेरा स्टूडेंट भी रहता है, और उसका खुद का खरीदा हुआ है, उसका खुद का खरीदा हुआ घर है। और मतलब उसको खुद भी इतना अच्छा लगा, उसने सबसे पहले मुझे यही बोला, दीदी आप अच्छी जगह मेरा भी घर ले दो, क्योंकि उसको जब पैसा मिला था उसको लगा मेरा घर अच्छा होना चाहिए, कोई मेरे पास आता। और अब फाइनेंशियली उसकी स्थिति अच्छी भी हो गई थी, तो क्यों नहीं वो अच्छी जगह रहेगी, अपनी मदर को सुख देगी। बहुत टाइम से उसने ऐसे दिन देखे हैं। नहीं, एक तो जो आप काम कर रही हैं बहुत ही एक बड़ा काम है, और ख़ासकर जो वुमेन एम्पावरमेंट में आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह और लड़कियों की आप प्रेरणा बनती रहें। और स्पोर्ट्स गांव को अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रीता जी। थैंक यू। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, ज़रूर करें स्पोर्ट्स गांव को, और नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हर कहानी अपने आप में मिसाल है। आज हमने आपको प्रीतम जी से मिलवाया, ये खुद इतनी बड़ी प्लेयर रही, देश की कैप्टन रही, और अब कोचिंग में इतना बड़ा काम कर रही हैं। तो ये जो इस तरह के कोचेज़ हैं, ये रियल द्रोणाचार्य हैं। इनको जो रिकॉग्निशन है, वो समाज में जो बदलाव है, वो ही इनकी रिकॉग्निशन है, वो ही इनकी समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है। धन्यवाद।